आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में बहुत ही दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। मतलब ये कहानी क्रिकेट के मैदान से शुरू होती है और डेटा की दुनिया से होते हुए सर्जिकल वार्ड्स और फिर वापस विश्व कप के सबसे बड़े मंच तक जाती है। एकदम सही कहा आपने। और आज का हमारा जो फोकस है वो आधुनिक T20 क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक पर है। मेरा मतलब है सूर्य कुमार यादव, जिन्हें स्काई और मिस्टर 360 भी कहा जाता है। हाँ, वो सच में एक अनोखे खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। इस सफर को और गहराई से समझने के लिए आज हमारे पास बहुत ही जबरदस्त सोर्सेज हैं, जैसे कि ICC के आंकड़े हैं और क्रिक ट्रैकर और खेल नाउ जैसी स्पोर्ट्स वेबसाइट्स की रिपोर्टिंग भी है। हाँ, और विकिपीडिया की टाइमलाइन भी मौजूद है। लेकिन जो सबसे खास सोर्स है ना, वो एक एकेडमिक रिसर्च पेपर है। हाँ, इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यानी IJFMR में छपा पेपर। वही जो IPL में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग पर आधारित है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इन एल्गोरिथम और डेटा ने एक ऐसे खिलाड़ी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया जिसे लोग जानते तक नहीं थे। और फिर कैसे कप्तानी के दबाव और एक गंभीर चोट ने उन्हें करियर के सबसे बुरे दौर में धकेला। हाँ, और आखिर में कैसे 2026 के T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने एक रक्षक की तरह वापसी की। देखिए, ये सफर केवल चौकों, छक्कों या हार जीत का नहीं है। मैं सोचती हूँ अगर हम इन सभी सोर्सेस को मिलाकर देखें तो ये वास्तव में इस बात की कहानी है कि आधुनिक खेल में इम्पैक्ट यानी प्रभाव को कैसे मापा जाता है। मतलब खेल अब सिर्फ बल्ले और गेंद का संघर्ष नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, ये अब स्प्रेडशीट्स, मैचअप्स और एल्गोरिदम के बीच भी खेला जा रहा है। ये विश्लेषण सच में सोचने पर मजबूर करता है कि एक खिलाड़ी की असली कीमत तब तक छिपी रह सकती है जब तक कि उसको देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल न जाए। ये नजरिया बदलने वाली बात बहुत सटीक लगी मुझे, क्योंकि सूर्य कुमार की कहानी की शुरुआत ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। वही उनका लंबा इंतजार, राइट? हाँ, मतलब विकिपीडिया की टाइमलाइन साफ बताती है कि उन्होंने 2010 में ही घरेलू क्रिकेट में कदम रख दिया था। लेकिन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए डेब्यू करने में उन्हें 11 साल लग गए। 2021 में जाकर उन्हें मौका मिला और उनका वो पहला शॉट तो कोई नहीं भूल सकता। अरे बाप रे, वो तो क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया। सामने जोफ्रा आर्चर जैसे खतरनाक तेज गेंदबाज थे और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने सीधा छक्का जड़ दिया। वही तो, उस एक शॉट में 11 साल का इंतजार और उनका टैलेंट बिल्कुल साफ दिख रहा था। लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल लगता है कि इतने टैलेंटेड खिलाड़ी को सिस्टम ने इतने सालों तक अनदेखा कैसे किया। यहीं पर वो रिसर्च पेपर कहानी में आता है। IJFMR का वो अध्ययन बताता है कि इसका जवाब क्रिकेट की पारंपरिक सोच में छिपा था। पारंपरिक सोच से आपका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, इस पेपर में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट का जिक्र है जिसे बाउंडेड रैशनैलिटी कहा गया है। बाउंडेड रैशनैलिटी, अच्छा। सरल शब्दों में कहूँ तो पुराने चयनकर्ता और फ्रेंचाइजी सिर्फ उन्हीं आंकड़ों को देखते थे जो उनके सामने आसानी से उपलब्ध होते थे, जैसे किसी बल्लेबाज ने कुल कितने रन बनाए हैं या उसकी औसत यानी एवरेज क्या है। बिल्कुल, अगर कोई खिलाड़ी हर मैच में 40-50 रन बना रहा है तो वो अच्छा है, लेकिन T20 क्रिकेट का व्याकरण बिल्कुल अलग है। हाँ, वहाँ तो तेज खेलना जरूरी होता है। वहाँ 35 गेंदों में 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी से कहीं ज्यादा अहम वो खिलाड़ी होता है जो 10 गेंदों में 30 रन बनाकर मैच का पूरा मोमेंटम ही बदल दे। ओह, तो इसी नई सोच को क्रिकेट में वो मनी बॉल लॉजिक कहा जाने लगा। एकदम सही पकड़ा आपने, मनी बॉल लॉजिक। यानी पारंपरिक सोच से हटकर उन चीजों की कीमत समझना जिन्हें बाकी दुनिया बेकार समझ रही है। ये तो किसी खदान में से सही हीरा पहचानने जैसा हो गया। हाँ, और वो हीरा पहचानने का काम इंसान की आंखों ने नहीं बल्कि बॉल बाय बॉल डेटा एनालिटिक्स ने किया। वो कैसे, थोड़ा विस्तार से बताएं। पेपर समझाता है कि जब टीम्स ने मैच को अलग अलग चरणों में बांटना शुरू किया, जैसे पावर प्ले, मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स, हाँ, तब वहाँ सूर्य कुमार का असली मूल्य सामने आया। डेटा ने 2020 से 2022 के बीच एक बहुत ही खास पैटर्न दिखाया। किस तरह का पैटर्न? T20 में 7 से 15 ओवर्स के बीच का समय जब स्पिनर्स गेंदबाजी करते हैं वो अक्सर सबसे धीमा होता है। हाँ, वहाँ रन्स आने कम हो जाते हैं। लेकिन सूर्य कुमार का स्पिनरों के खिलाफ जो डॉट बॉल प्रतिशत था वो इस दौरान सबसे कम था। ओह, मतलब वो लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। बिल्कुल, और उनका बाउंड्री रेशियो भी बहुत अधिक था। ये वास्तव में डेटा की बहुत बड़ी जीत थी। उसने साबित कर दिया कि बीच के ओवरों में बिना दबाव में आए
तेजी से रन बनाने वाले इस खिलाड़ी को पारंपरिक औसत के पैमाने पर नहीं बल्कि इम्पैक्ट के पैमाने पर मापा जाना चाहिए। तो आखिरकार मशीन ने उस टैलेंट को डिकोड कर ही लिया जिसे शायद इंसान पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। और जब ये टैलेंट दुनिया के सामने आया तो उन्हें मिस्टर 360 का टैग मिल गया। हाँ, उनके शॉट्स ही वैसे थे। सच में मैदान का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां वो शॉट नहीं खेलते। फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक हो या विकेट कीपर के सिर के ऊपर से स्कूप, उनकी बैटिंग तो किसी वीडियो गेम जैसी लगती है। एकदम वीडियो गेम। लेकिन जब भी मिस्टर 360 का नाम आता है तो एक तुलना तो हमेशा होती है ना। हाँ, एबी डिविलियर्स के साथ। बिल्कुल। क्रिकेट फैंस हमेशा ये बहस करते हैं कि क्या सूर्य कुमार असल में दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स से बेहतर हैं जो ओरिजिनल मिस्टर 360 हैं। देखिए, ये तुलना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि डी विलियर्स ने ही इस 360 डिग्री कला की शुरुआत की थी। हाँ, उन्होंने ही सिखाया दुनिया को। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को किनारे रखकर हमारे सोर्सेज में दी गई एक बहुत ही गहरी सांख्यिकीय तुलना पर गौर करें तो T20 इंटरनेशनल के स्तर पर तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। आंकड़े क्या कहते हैं? दोनों खिलाड़ियों के पहले 78 T20 इंटरनेशनल मैचों के आंकड़ों को आमने सामने रखा गया है सोर्स में। ठीक है। एबी डिविलियर्स ने अपने पहले 78 मैचों में 26.12 की औसत से 1672 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 135.2 का था। इस दौरान उन्होंने 60 छक्के लगाए और 10 अर्धशतक जड़े। उनके नाम कोई शतक नहीं था। ये आंकड़े एक महान खिलाड़ी के तो हैं, लेकिन जब हम सूर्य कुमार यादव के उन्हीं पहले 78 मैचों के आंकड़े देखते हैं ना तो वो एक अलग ही दुनिया के लगते हैं। हाँ, संख्या सच में चौंकाने वाली है। मैंने जो डेटा देखा उसके हिसाब से सूर्य कुमार ने उन्हीं 78 मैचों के स्पैन में 2570 रन बनाए और उनकी औसत देखिए 40.79 की औसत रही है। T20 में 40 से ऊपर की औसत और वो भी 167.86 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये सांख्यिकीय रूप से एक एनोमली है, यानी एक ऐसी विसंगति जो असंभव सी लगती है। जहां डिविलियर्स ने 60 छक्के लगाए थे वहां सूर्य कुमार ने 145 छक्के जड़े। और सबसे अहम बात कि उन्होंने 25 ऐसी पारियां खेली जहां स्कोर 50 के पार था, जिसमें 4 शानदार शतक शामिल है। 4 शतक? वो भी T20 इंटरनेशनल्स में? तो डी विलियर्स ने बेशक इस शैली को इजाद किया हो, लेकिन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के आंकड़ों के लिहाज से सूर्य कुमार ने इस कला को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। उनका दबदबा स्पष्ट रूप से कहीं बड़ा रहा है। ये सांख्यिकीय फासला वाकई बहुत बड़ा है। और आप जानती हैं, ये दबदबा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ही सीमित नहीं रहा। हाँ, आईपीएल को कैसे भूल सकते हैं। वही, अगर हम टाइमलाइन में थोड़ा आगे बढ़े और आईपीएल 2025 के उस ऐतिहासिक शिखर की बात करें तो वो किसी भी खेल विश्लेषक के लिए एक कमाल की केस स्टडी है। बिल्कुल, वहाँ उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी। हाँ, मई 2025 में सूर्य कुमार ने मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का 2010 का एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया जो पिछले 15 सालों से अजय था। सचिन ने उस सीजन में 618 रन बनाए थे। सही कहा, जो मुंबई इंडियंस के लिए एक बेंचमार्क था। उस रिकॉर्ड का टूटना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि एक युग का बदलना था। और इस रिकॉर्ड को तोड़ने की प्रक्रिया अपने आप में बहुत खास थी। क्या थे उस सीजन के आंकड़े उनके? 2025 के उस आईपीएल सीजन में उन्होंने 14 पारियों में 640 रन बनाए। लेकिन इन रन से ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि उनकी औसत 71.11 थी। 71 की एवरेज T20 में। हाँ, और स्ट्राइक रेट 167.98 था। क्रिकेट एनालिटिक्स में अक्सर माना जाता है कि अगर आप ज्यादा तेज खेलेंगे यानी हाई स्ट्राइक रेट रखेंगे तो आपके आउट होने के चांस बढ़ेंगे, मतलब लो एवरेज होगी। लेकिन सूर्य कुमार ने सीजन में इस सिद्धांत को ही पूरी तरह से गलत साबित कर दिया और उनकी निरंतरता देखने लायक थी। इसमें उन्होंने एक ही सीजन में सबसे ज्यादा बार 25 से अधिक का स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया था। हाँ, लगातार बड़ी पारियां खेल रहे थे। उनकी पारियों में 73 नाबाद, 68 नाबाद और 67 जैसे बहुत ही इम्पैक्टफुल स्कोर शामिल थे। ब्रॉडकास्टर्स के साथ बातचीत में उन्होंने खुद बताया था कि इस दौरान उनके सबसे कारगर हथियार स्वीप शॉट और स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक थे। गेंदबाज चाहे जैसी भी फील्ड सेट कर ले, वो गैप ढूंढ ही लेते थे। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि यह अचानक आया कोई
वन सीजन वंडर नहीं था? पिछले सीजन्स में भी उन्होंने धूम मचाई थी। बिल्कुल, इससे पहले 2023 के सीजन में भी वो 605 रन बना चुके थे। तो 2023 और फिर 2025 का ये प्रदर्शन साबित कर रहा था कि वो इस फॉर्मेट के निर्विवाद राजा बन चुके हैं। वो अपनी शारीरिक और मानसिक फॉर्म के बिल्कुल चरम पे थे उस वक्त। लेकिन खेलों का इतिहास गवाह है कि जब कोई खिलाड़ी सबसे ऊंचे शिखर पर होता है तो वहाँ से पतन यानी स्लम्प का खतरा भी उतना ही नजदीक होता है। हाँ, और यहीं से इस कहानी में एक बहुत ही डार्क चैप्टर शुरू होता है। हाँ, जून 2024 में जब रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लिया तो भारतीय टीम मैनेजमेंट ने सूर्य कुमार यादव को T20 टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया। एक खिलाड़ी के लिए अपने देश की कप्तानी करना सबसे बड़ा सपना होता है, पर ये ताज कांटों से भरा साबित हुआ। कप्तानी का जिम्मा मिलते ही उनके अपने व्यक्तिगत खेल में एक भारी गिरावट आ गई। खेल नाव के आंकड़े इस गिरावट की कहानी बहुत साफ रूप से बयां करते हैं। आंकड़े क्या दिखाते हो आप? जब वो सिर्फ एक खिलाड़ी यानी गैर कप्तान के रूप में खेल रहे थे तो 61 मैचों में उनकी औसत 43 के करीब थी। बहुत शानदार औसत है। लेकिन कप्तान बनने के बाद अगली 19 पारियों में ये औसत गिरकर मात्र 29 रह गई। बाप रे, सीधा 43 से 29। और दिलचस्प बात यह है कि उनका स्ट्राइक रेट अभी भी 165 के आसपास ही था। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी आक्रामक शैली से समझौता नहीं किया था, लेकिन वो अब लंबी पारियां नहीं खेल पा रहे थे। शायद एक आजाद खिलाड़ी की तरह सोचना और बाकी 10 खिलाड़ियों की जिम्मेदारी लेना, इन दोनों के बीच का मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं उनका बिगड़ गया था। और ये मानसिक दबाव 2025 में और भी भयानक रूप ले चुका था। हाँ, वो साल उनके लिए बहुत मुश्किल रहा। क्रिक ट्रैकर की रिपोर्ट बताती है कि 2025 का साल उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 में वो सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। और पूरे साल की फॉर्म कहाँ बेहतर थी? वही तो, पूरे साल की बात करें तो 17 पारियों में उन्होंने मात्र 201 रन बनाए। जिस खिलाड़ी की औसत 40 के पार रहती थी वो गिरकर 14.35 पर आ गई। और स्ट्राइक रेट भी गिरकर 126.41 हो गया। इस साल वो 3 बार डक यानी शून्य पर आउट हुए और उनका उच्चतम स्कोर पूरे साल में सिर्फ 47 नाबाद रहा। ऐसा लग रहा था जैसे विरोधी टीमों ने उनके खिलाफ कोई अचूक फॉर्मूला खोज लिया हो। बिल्कुल, वही लग रहा था सबको। लेकिन ना, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है? डेक्कन क्रॉनिकल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट इस खराब फॉर्म के पीछे की एक बहुत बड़ी शारीरिक वजह को उजागर करती है। ओ, चोट की बात कर रही हैं आप? हाँ, ये सिर्फ कप्तानी का दबाव या खराब फॉर्म नहीं था, उनका शरीर वास्तव में टूट रहा था। मतलब फिजिकली वो फिट नहीं थे? बिल्कुल नहीं। IPL 25 के अंत में उन्हें निचले दाहिने पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हुआ। ये वही समय था जब वो रन्स का अंबार लगा रहे थे। बाप रे। बाद में पता चला कि ये स्पोर्ट्स हर्निया की गंभीर समस्या है। स्पोर्ट्स हर्निया एक क्रिकेटर के लिए और खासकर सूर्य कुमार जैसे 360 डिग्री खिलाड़ी के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। हाँ, क्योंकि उनके सारे शॉट्स शरीर को मोड़ने और झुकने और कोर स्ट्रेंथ पर ही तो निर्भर करते हैं। जब कोर की मांसपेशियां ही चोटिल हों तो रिफ्लेक्सेस अपने आप धीमे हो जाते हैं ना? एकदम सही। इसीलिए उन्हें म्यूनिक जर्मनी जाकर इसकी सर्जरी करवानी पड़ी। जर्मनी में सर्जरी, उसके बाद तो काफी लंबा रिहैब रहा होगा। हाँ, इसके बाद बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जिसे अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COE भी कहा जाता है, वहाँ 6 सप्ताह का बहुत ही कड़ा रिहैब चला। 6 सप्ताह? स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोचों के साथ रोजाना का संघर्ष था। जब शरीर साथ नहीं दे रहा हो तो टाइमिंग का बिगड़ना तो स्वाभाविक है। तो 2025 का वो डरावना फॉर्म महज तकनीकी नहीं था, बल्कि इस शारीरिक पीड़ा का भी सीधा परिणाम था। बिल्कुल, और यही वो बिंदु है जहां एक खिलाड़ी के असली चरित्र की परीक्षा होती है। हाँ, और 2025 में व्यक्तिगत रूप से इतने बुरे फॉर्म और शारीरिक दर्द से गुजरने के बावजूद ना, एक लीडर के तौर पर उनका रवैया सच में हैरान करने वाला था। हाँ, उन्होंने टीम को साथ रखा। उन्हीं की कप्तानी में भारत ने 2025 का एशिया कप जीता और इस जीत के बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनके बड़े दिल को दर्शाता है। वही मैच फी वाली बात। हाँ, सूर्य कुमार ने इस टूर्नामेंट से मिली अपनी पूरी मैच फीस, जो लगभग 28 लाख रुपए थी, भारतीय सेना और पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवारों को दान कर दी। सच में ये इस बात का प्रमाण था कि जब उनके खुद के करियर में तूफान मचा हुआ था, तब भी उनकी प्राथमिकताएं कितनी स्पष्ट और निस्वार्थ थीं। ये उनके मानसिक लचीलेपन यानी मेंटल रेजिलियंस का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। लेकिन क्रिकेट की दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती ना।
2026 आ चुका था और भारत श्रीलंका में होने वाला 2026 T20 विश्व कप बिल्कुल करीब था। और तब भारतीय मैनेजमेंट की चिंताएं चरम पर थीं। जाहिर सी बात है, विश्व कप के साल में अगर आपका कप्तान और सबसे इम्पैक्टफुल बल्लेबाज एक साल से खराब फॉर्म से जूझ रहा हो तो ये किसी भी टीम के लिए बहुत खतरे की बात है। लेकिन कहते हैं ना कि महान खिलाड़ी बड़े मौकों के लिए ही बने होते हैं। बिल्कुल। विश्व कप से ठीक पहले जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में वो पुराना मिस्टर 360 अचानक वापस आ गया। क्या वापसी थी वो? न्यूजीलैंड के खिलाफ उस सीरीज ने साबित कर दिया कि उनका रिहैब सफल रहा है और उनकी फॉर्म लौट आई है। उन्होंने 5 पारियों में 80.66 की शानदार औसत से 242 रन बनाए। ओह वाह! उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। गेंदबाजों पर फिर से वही पुराना खौफ दिखने लगा था। उनके शॉट्स की टाइमिंग बता रही थी कि सर्जरी का दर्द अब उस अतीत में जा चुका है। और ये फॉर्म वापसी बिल्कुल सही समय पर हुई थी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। हाँ, मैं बताती हूँ। 2026 T20 विश्व कप का पहला मैच था और सामने थी अमेरिका यानी यूएसए की टीम। मैच में एक ऐसा मोड़ आया जहां भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह लड़खड़ा गया। टीम संकट में थी और एक बड़े कोलैप्स का डर मंडरा रहा था। दबाव वाला माहौल था। तब कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। उन्होंने महज 49 गेंदों में 84 रनों की एक ऐसी जादुई पारी खेली ना, जिसने न सिर्फ टीम को संकट से निकाला बल्कि जीत भी दिलाई। ये पारी सच में कई मायनों में ऐतिहासिक थी। दबाव के उन क्षणों में 49 गेंदों में 84 रन बनाना एक मास्टर क्लास था, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। बिल्कुल बनते थे। लेकिन इस पारी के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत मील का पत्थर भी हासिल किया। उन्होंने कप्तान के रूप में अपने 1000 T20 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए। सोचिए, जिस कप्तानी के बोझ ने 2024 और 25 में उनके फॉर्म को निगल लिया था, उसी कप्तानी का ताज पहनकर उन्होंने विश्व कप के पहले ही मैच में टीम को बचाया। ये साबित करता है कि उन्होंने न केवल अपनी शारीरिक चोट से पार पाया, बल्कि कप्तानी के उस मानसिक दबाव को भी पूरी तरह से अपनाना सीख लिया था। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, ये पूरी टाइमलाइन किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। एक ऐसा टैलेंट जो 11 साल तक सिस्टम की बाउंडेड रैशनैलिटी का शिकार रहा, जिसे डेटा एनालिटिक्स ने खोज निकाला। हाँ। जिसने ओरिजिनल मिस्टर 360 के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया और आईपीएल में सचिन तेंदुलकर के 15 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। फिर कप्तानी का दबाव आया और सर्जरी हुई। और 14 की औसत वाला वो खौफनाक 2025 का साल, और आखिर में 2026 विश्व कप में एक रक्षक के रूप में वो 84 रनों की पारी। सच में ये कहानी सिखाती है कि टैलेंट आपको शिखर तक ले जा सकता है, लेकिन वहां टिके रहने के लिए और गिरकर दोबारा उठने के लिए जो मानसिक और शारीरिक संघर्ष चाहिए वो असाधारण होता है। ये सारांश इस यात्रा को बहुत अच्छे से बांधता है। लेकिन हमारे सोर्सेज और इस डेटा एनालिटिक्स के पूरे विश्लेषण को देखने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। कैसा सवाल? हमने शुरुआत में देखा कि डेटा एनालिटिक्स ने ही मिडिल ओवर्स और डॉट बॉल प्रतिशत जैसी बारीकियों को पकड़कर सूर्य कुमार को एक सुपरस्टार बनाया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन 2025 के उस खराब दौर को देखते हुए क्या ये संभव नहीं है कि उसी आधुनिक डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके विरोधी टीमों ने उनके खेल की उन सूक्ष्म कमजोरियों को खोज निकाला हो जो इंसान की आंखों से छिप जाती हैं? ओह, वही डेटा उनके खिलाफ इस्तेमाल हो गया। बिल्कुल। जब मैदान पर आपके हर कदम और हर शॉट और हर रिफ्लेक्स का डेटा मौजूद है, तो क्या इस एल्गोरिदम के युग में किसी भी बल्लेबाज का कोई एक सेट फॉर्मूला लंबे समय तक टिक सकता है? क्या आधुनिक क्रिकेट में महान बने रहने के लिए खिलाड़ियों को लगातार अपने ही सफल डेटा पैटर्न्स को तोड़ना और हर सीजन में खुद को फिर से गढ़ना पड़ेगा? बाप रे, ये एक ऐसा विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस डेटा ने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाया, क्या वही डेटा आपके विरोधियों के लिए आपको वापस नीचे गिराने का हथियार बन जाता है? हाँ, यही नया सच है। मशीन और इंसान की क्षमता के बीच की ये रेस शायद अब खेल का सबसे बड़ा सच है। इसी गहरे और दिलचस्प सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस पूरी यात्रा को समझने के बाद निश्चित रूप से क्रिकेट के मैदान पर होने वाली हर हलचल को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो दोस्तों, इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।